आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH71 अनटाइटल्ड चैप्टर। जब मैं अब्रॉड में थी तो मैं अपने लिए खुद ही खाना बनाती थी, इसलिए वहाँ पर मुझे प्रैक्टिस हो गई और आज तो विधि में भी मेरी हेल्प कर दी थी। माही ने कहा, खाना बहुत ही टेस्टी है, आपके हाथों में तो जादू है। अभी ने खाना खाते हुए कहा, वही हमारे देव बाबू को तो बोलने में टाइम वेस्ट करना पसंद ही नहीं है, वह बस मजे से अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। ऋषभ की नजरें बार बार पाखी की तरफ जा रही थी। पाखी ने भी ये बात नोटिस कर ली थी, पर वो सिर्फ अपने खाने पर ध्यान दे रही थी। वह पाखी से अकेले में बात करना चाहता था। माही ने भी ऋषभ को नोटिस कर लिया। वैसे ऋषभ भैया, आप कब शादी कर रहे हैं? मतलब आप भी तो आर्यन की उम्र के ही है। माही ने कहा, भाभी मुझे तो एक लड़की पसंद है, बस अब उसकी हाँ का ही इंतजार है मुझे, वरना मैं तो अभी के अभी उससे शादी कर लूं। ऋषभ ने पाखी की तरफ देखकर कहा। माही उन दोनों को देख मुस्कुरा दी। वैसे अभी तुमने एक नई कंपनी खरीदी है, मैंने सुना है, ऋषभ ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही LK कॉर्पोरेशन खरीद ली है, अभी ने कहा। अभी की बात सुन पाखी ने कहा, ये तो वही कंपनी है ना जहाँ पर विधि काम करती है, पर विधि ने तो कहा था उसका जो नया बॉस है वह बिल्कुल एक बंदर की तरह दिखता है और उसके अंदर दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है। पाखी आगे कुछ बोलती कि उसकी बातें सुन विधि को खांसी आने लगी। माही ने उसे पानी दिया। मुझे ये तो पता था तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पर तुम बंदर जैसे भी दिखते हो, यह मुझे आज पता चला, देव ने हंसते हुए कहा और उसके साथ ऋषभ भी हंसने लगा। हंसी तो पाखी को भी बहुत आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था क्योंकि विधि उसे ही घूर रही थी। उन सब की बातों को सुन अभी विधि को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, तुम्हें तो मैं बताऊंगा ये बददिमाग बंदर तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। वही हमारी बेचारी विधि की तो हालत ही खराब हो रही थी। पाखी ने उसकी तरफ देखा और इशारे से ही उसे सॉरी बोला। आर्यन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अपनी वाइफ के साथ खाने को एंजॉय कर रहा था। वे माही के होठों पर लगे खाने को टिश्यू से बीच बीच में साफ कर रहा था। माही को उसकी बातें सुन शर्म आने लगी, पर हम आर्यन को तो जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने वैसे ही कहा, तुम्हें किसने कहा है सिंगल रहने के लिए, तुम लोग भी शादी कर लो। तभी देव के फोन पर एक कॉल आया। उसने कॉल पर थोड़ी देर बात की और फिर कॉल कट होने के बाद उसने खुशी से कहा, भाई आपने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया था वह मैंने पूरा कर लिया और जो हमारे क्लाइंट थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने हमें और 3 प्रोजेक्ट दिए हैं। कांग्रेचुलेशन देव। ऋषभ ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, माही को भी आज एक ऑफर मिला है। पाखी ने कहा, कैसा ऑफर? आर्यन माही से पूछा। वो अभी विधि ने मुझे किचन में बताया कि एक्टर रमेश मिश्रा चाहते हैं कि मैं उनकी मूवी में एक सॉन्ग कंपोज करूं। माही ने कहा, भाभी आप गाना भी गाती है? देव नहीं पूछा। हाँ, आप लोगों को पता है माही बहुत अच्छा गाना गाती है, आप सबने फेमस सिंगर मिस एम के सॉन्ग तक सुने ही होंगे। पाखी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ वो तो मेरी फेवरेट सिंगर है, मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। अभी ने कहा, हाँ मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है, पर भाभी और मिस एम का क्या कनेक्शन है? देव ने कंफ्यूजन में पूछा। क्योंकि माही ही मिस एम है और एम का मतलब माही है, विधि ने कहा। एक पल के लिए तो वहां बैठे सब लोग शॉक्ड रह गए। क्या? देव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मतलब मिस एम जिनका चेहरा सब देखना चाहते हैं, वह मेरी प्यारी सी भाभी है। देव ने खुशी से कहा। हाँ, पर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? पाखी ने कानों पर हाथ रखकर कहा। सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, देव ने कहा और अपने दांत दिखा दिए, फिर वापस से चेयर पर बैठ गया। मुझे भी आपके सॉन्ग बहुत पसंद है, खास करके मोहब्बत वाला, ऋषभ ने कहा। आर्यन ने माही की तरफ देखा, उसकी ये वाइफ कितनी ज्यादा अमेजिंग है। खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगे।
पाखी को एक कॉल आया, वह सबको एक्सक्यूज बोलकर बाहर गार्डन में चली गई। ऋषभ ने भी किसी बहाने से सबसे छिपकर बाहर गार्डन में आ गया। पाखी जैसे ही कॉल पर बात खत्म कर वापस आने के लिए पीछे होक वह ऋषभ से टकरा गई। पाखी गिरने वाली ही थी कि ऋषभ ने उसे पकड़ लिया और खुद के करीब कर लिया। ऋषभ को खुद के इतने करीब देख पाखी की धड़कनें तेज हो गई। उसने आज सुबह जब से ऋषभ को देखा था, वह उससे बचने की कोशिश में लगी हुई थी। तुम चाहे जितना भी मुझसे भाग लो, तुमको वापस आना तो मेरे पास ही है, ऋषभ ने कहा। इस वक्त गार्डन में और कोई नहीं था। आज आधे सर्वेंट छुट्टी पर थे और बाकी के सर्वेंट घर के अंदर। अब तो तुमको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो, हाँ या ना? ऋषभ ने पाखी की आंखों में देखते हुए कहा। पाखी, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, आज पता नहीं क्यों ऋषभ के सामने उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत कर ऋषभ से नजरें मिलाई और कहा, हाँ क्या? ऋषभ को पाखी को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। आई लव यू, पाखी ने अपनी आंखें बंद कर कहा। पाखी के कहे गए इन 3 शब्दों से ऋषभ तो मानो खुशी से हवा में ही उड़ने लगा था। उसने कसकर पाखी को अपने गले लगा लिया। पाखी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। आई ऑल्सो लव यू वेरी मच, पखी, ऋषभ ने कहा। वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। तभी पीछे से तालियां बजने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वह एक दूसरे से अलग हुए। वहां पर सब लोग खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। क्या यार, तुमने भी हमें अकेला छोड़कर अपने घर को बसाना शुरू कर दिया? मुझे तो लगा था हम सब में से सिर्फ आर्यन भाई ही हैं जिन्होंने हमें छोड़ा है, पर तुम भी धोखेबाज निकले, अभि ने कहा। मुझे तो पहले से ही पता था, ये है जो भाई का बेस्टी है, वो बहुत उतावला हो रहा है शादी करने के लिए, देव ने मुंह बनाकर कहा। वहां सब उन दोनों को छेड़ने लगे। पाखी को शर्म आने लगी। माही उसके पास आई और खुशी से कहा, तुम दोनों पर शक तो मुझे पहले से ही था, पर आज तुम दोनों ने उसे सच बना दिया। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर तुम सब लोग यहाँ कैसे आए? ऋषभ ने पूछा। तब देव ने कहा, माही भाभी ने देखा तुम और पाखी दोनों ही हॉल में नहीं थे, तो उन्होंने हम सबको गार्डन में आने के लिए कहा। यहाँ पर जब हम आए तो तुम लोग एक दूसरे में ही बिजी थे, वरना तुम दोनों तो शादी बच्चे सब कर लेते और बाद में आकर हमें कहते सरप्राइज। देव की बातों को सुन ऋषभ का मुंह बन गया। सब लोग ऐसे ही एक दूसरे को छेड़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे। विधि अपना पर्स लेने के लिए वापस अंदर गई तो अचानक किसी ने उसे एक कोने में खींच लिया। सो मिस विधि, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे पागल बंदर कहने का? अब देखो ये पागल बंदर क्या क्या करता है, अभि ने कहा और विधि को अपने करीब कर उसके होठों पर किस करने लगा। अभि को बहुत अच्छा लग रहा था, वह बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था। विधि तो एकदम से हैरान गई। उसे कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। फिर वह अभि की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। 2 मिनट में ही अभि विधि से दूर हो गया और उसके गाल पर किस कर कहा, आगे से तुम इस पागल बंदर से पंगा मत लेना, वरना ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम पागल आदमी, तुमने मेरी पहली किल चुरा ली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, विधि ने गुस्से में कहा। अभि ने जब सुना ये उसकी फर्स्ट किस थी तो वो बहुत खुश हो गया। कोई बात नहीं, अब से तुम्हारी जिंदगी की सारी किस सिर्फ मेरी ही होंगी, ये कहकर अभि वहां से चला गया। विधि को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, विधि ने अपने मन में कहा। फिर वो वहां से चली गई। विधि और पाखी थोड़ी देर बाद घर वापस चली गई। ऋषभ को एक अर्जेंट कॉल आने के कारण उसको भी जाना पड़ा। अभि और देव भी आज रात एक पार्टी में जाने वाले थे, इसलिए वह भी घर से चले गए। अभी घर पर सिर्फ आर्यन माही ही थे। आर्यन ने बाकी सर्वेंट को भी हाफ डे की छुट्टी दे दी थी। माही किचन में कुछ काम कर रही थी कि आर्यन ने माही को पीछे से हग कर लिया और कहा, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी गाना भी गाती है, कभी हमें भी एक गाना सुना दिया कीजिए। आपने कभी कहा ही नहीं आपको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, माही ने आर्यन की तरफ पलटकर कहा। मुझे हर उस चीज में इंटरेस्ट है जो मेरी बीवी को पसंद है,
और मुझे तुम्हारी प्यारी सी आवाज में खुद के लिए एक मोहब्बत से भरा हुआ गाना सुनना है, आर्यन ने कहा और माही की होठों पर किस करने लगा। उसने माही को किचन स्लैब पर बैठाया और उसे फिर से किस करने लगा। माही आर्यन के छूने भर से ही पागल सी हो रही थी। उसने कसकर आर्यन की शर्ट को पकड़ लिया। 20 मिनट की किस के बाद आर्यन ने माही के होठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगा। उसने माही के टॉप को उसके कंधे से नीचे सरका दिया। आर्यन के हाथ माही के टॉप के अंदर थे। वो अपने हाथ ऊपर लेकर जाने लगा और माही की चेस्ट को दबाने लगा। माही की सिसकियां निकल रही थी। वो मदहोश होने लगी। आर्यन भी अपना कंट्रोल खोने लगा था। वह माही के टॉप को निकालने ही वाला था कि तभी माही ने उसके हाथों को पकड़ लिया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, प्लीज रात तक का वेट कर लीजिए। आर्यन ने माही के फोरहेड पर किस किया और एक गहरी सांस लेकर कहा, आई एम सॉरी, मैं तुमको देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। माही को पता था आर्यन इस वक्त खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है, आर्यन ने कहा और किचन से बाहर चला गया। माही को आर्यन का यूं जाना अच्छा नहीं लगा। उसने खुद से ही कहा, आज रात को मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आप मुझसे नाराज नहीं रह पाएंगे। ये सोचकर माही मुस्कुराने लगी। अभी लगभग दोपहर हो चुकी थी। माही ने जल्दी से किसी को कॉल कर कुछ कहा। आर्यन को काम करते हुए कब रात के 8 बज गए उसे पता ही नहीं चला। वो स्टडी रूम से बाहर आया हूँ, बेडरूम में आ गया पर वहां पर माही नहीं थी। उसे लगा वो नीचे किचन में होगी, पर वो वहां गया तो माही वहां पर भी नहीं मिली। उसने सारे घर में चेक किया पर माही कहीं पर भी नहीं थी। आर्यन को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अगर माही घर से बाहर जाती तो है उसे बताकर जरूर जाती। उसने माही के फोन पर कॉल किया तो माही का फोन उसके बेडरूम में ही था। उसके दिमाग में कुछ आया और वो घर की टेरेस पर चला गया। जैसे ही उसने वहां का नजारा देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पूरी टेरेस को लाइट कैंडल्स रोज से सजाया गया था। बीच में ही एक टेबल पर डिनर अरेंज किया गया। वह चारों तरफ देखने लगा पर उसे माही कहीं नहीं दिखी। तभी एक गाने की धुन की आवाज उसके कानों में आई। जब उसे वो सिर्फ देखा तो माही रेड कलर की नेट की साड़ी, बैकलेस ब्लाउज, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में लाल चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और बालों को खुला कर रखा था। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। आर्यन तो उसमें खो गया। माही ने माइक हाथ में लिया और आर्यन की तरफ देख मुस्कुराते हुए गाना गाने लगी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। आगे की लाइन को गाते हुए माही ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर गाने लगी। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। आर्यन ने माही के माथे को चूम उसे गले लगा लिया। तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा ना रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। CH 73 कैरेक्टरलेस। तुम कहाँ जा रही हो? आर्यन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर कर माही से पूछा। आप भी क्या सवाल कर रहे हैं, इस टाइम में सेट पर ही जाऊंगी ना, माही ने हड़बड़ी में कहा और बाहर जाने लगी। रुको, आर्यन ने कहा और माही के पास गया। उसने जल्दी थे सर्वेंट को कुछ इशारा किया। तुमने नाश्ता तो नहीं किया अभी तक, आर्यन ने कहा। वह मैं सेट पर कर लूंगी, माही में कहा। एक सर्वेंट आर्यन के पास आया और उसके हाथ में एक लंच बॉक्स देकर वहां से चला गया।
ये लो सेट पर, तुम काम में ब्रेकफास्ट करना भूल जाओगी, आर्यन ने कहा और बॉक्स माही के पर्स में डाल दिया। आर्यन को खुद की इतनी फिक्र करते देख माही ने उसे गले लगाकर कहा, अगर आप मेरा ऐसे ही ख्याल रखते रहे तो मैं बिगड़ जाऊंगी। अगर तुम बिगड़ भी गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुद तुमको बिगाड़ना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। फिर माही के माथे को प्यार से अपने होठों से चूम लिया। आर्यन को बाय बोलकर माही सेट पर चली गई। जब वो वहां पर पहुंची तो सेट पर हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। माही को पहले तो लगा ये सिर्फ उसका वहम है, पर कुछ लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। साइड में एक लड़की ने कहा, आजकल की लड़कियां अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए पता नहीं क्या क्या करने लगी है, मुझे तो ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है। तभी उसके पास में ही खड़ी लड़की ने उससे कहा, और ये लड़कियां दिखावा तो ऐसे करती है जैसे इनसे ज्यादा मासूम कोई दुनिया में है ही नहीं। सही कह रही हो, तुम दोनों अब अपने सेट पर ही देख लो, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे तुमको, एक लड़की ने माही की तरफ इशारा करते हुए कहा। माही उनकी बातें सुनकर हैरानी रह गई। उसे अंदाजा लग चुका था कुछ ऐसा हुआ है जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेहा ने जब माही को सेट पर देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। नेहा माही के पास आई और आसपास मौजूद लोगों से कहा, तुम सब बातें करना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। फिर उसने माही से कहा, माही मुझे पता है कि वो सब झूठ है, आजकल हर कोई किसी ना किसी को टारगेट करता ही रहता है, पर तुम तो उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हो जो पता नहीं रोल पाने के लिए क्या क्या करती है। मैंने सही कहा ना? माही समझ रही थी नेहा बस सबके सामने अच्छा बनने का ड्रामा करने के लिए ये सब कह रही है, पर उसने उसे कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर नेहा की असिस्टेंट आई। मैम, आप अपना मेकअप करवा लीजिए और आप प्लीज ऐसे लोगों के आसपास मत जाया कीजिए, वरना आपकी इमेज पर भी बुरा असर पड़ने लगेगा, उसने बुरी तरीके से माही को घूरते हुए कहा। नेहा वहां से चली गई और जाते हुए माही को एक झूठी मुस्कान देकर गई। तभी डायरेक्टर रमेश मिश्रा माही के पास आए। उन्हें देखकर ही लग रहा था जैसे वो माही से कुछ बोलना चाह रहे हो, पर वो हिचकिचा रहे हैं। क्या बात है सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? माही ने कहा। माही, तुमने तो आज की एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखी ही होगी ना? रमेश मिश्रा ने उससे पूछा। नहीं सर, आज मैं लेट हो गई थी इसलिए मैंने न्यूज़ नहीं देखी, पर क्या हुआ, न्यूज़ में ऐसा भी क्या है? माही ने कहा। वह तुम्हारे खिलाफ इंटरनेट पर कुछ न्यूज़ वायरल हो रही है, मुझे पता है वो सब गलत और झूठी अफवाह है, पर ये सब दुनिया और सेट पर मौजूद बाकी लोग नहीं जानते हैं, तो तुम क्यों ना 2 दिन की छुट्टी ले लो, तब तक ये मामला भी थोड़ा शांत हो जाएगा। माही पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उसने अपना फोन निकाला और आज की एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखने लगा। वहां पर उसकी ही न्यूज़ दिखाई जा रही थी, जो कुछ इस प्रकार से थी। डायरेक्टर रमेश मिश्रा की अपकमिंग मूवी इश्क की दास्तान की सेकंड फीमेल लीड माही कपूर ने इन्वेस्टर्स के साथ रात गुजार कर पाया है सेकंड फीमेल का रोल। वो जल्दी ही फेमस होना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। माही में न्यूज़ के नीचे कमेंट को पढ़ो तो वह बहुत ही खराब थे। एक ऐसे ही लोग फिल्म इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं। 2, ये लड़की देखो कितनी मासूम दिखती है और इसके काम देखो कितने गिरे हुए हैं। 3, ऐसे एक्ट्रेस को तो फिल्म से निकाल देना चाहिए, ये बिल्कुल कैरेक्टरलेस होती है। 4, मैंने तो सुना था डॉक्टर रमेश मिश्रा बहुत ही ईमानदार है, वो ऐसे ही किसी को अपनी मूवी में नहीं लेते हैं। 5, दोस्तों ऐसा भी हो सकता है ये न्यूज़ सिर्फ एक अफवाह हो, वैसे भी इंटरनेट पर तो फेक न्यूज़ आती ही रहती है। 6, हाँ तुमने सही कहा, हम ऐसे ही जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। हर जगह माही को लेकर ऐसी ही बातें हो रही थी। ये सब पढ़ने के बाद भी माही के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। उसे पता था ये सब किसने किया। वह मन ही मन मुस्कुराई और उसने खुद से ही कहा, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ तो जरूर करोगी, पर तुम इतनी जल्दी करोगी ये मुझे नहीं पता था। ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही इस मैटर से डील कर लूंगी। मैं मूवी पर इसकी वजह से कोई भी खराब इफेक्ट नहीं होने दूंगी, माही ने कहा। फिर वो वहां से चली। रमेश मिश्रा सोचने लगे माही इस मामले में क्या करेगी, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। उन्हें लगा
माही न्यू है इसलिए उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही बोल रही है। फिर वह अपने काम पर ध्यान देने लगे। आर्यन अपना काम कर रहा था कि उसे देव की आवाज सुनाई दी। उसने मेन डोर की तरफ देखा तो देव जल्दबाजी में घर के अंदर आते हुए कह रहा था, भाई भाई कहाँ हैं आप? तुम शांति से नहीं आ सकते हो? आर्यन ने वैसे ही कहा, भाई आप यहाँ आराम से बैठे हैं, आपको पता भी है इंटरनेट पर भाभी को लेकर कैसी कैसी बातें हो रही है। रुको, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देव ने कहा और अपने फोन में आर्यन को आज की एंटरटेनमेंट न्यूज दिखाने लगा। न्यूज देखकर भी आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? लोग आपकी वाइफ के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, देव ने कहा। जब उसने देखा आर्यन बिना किसी एक्सप्रेशन के शांति से वहां पर बैठा है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, माही ने मुझसे पहले ही कहा था कि मैं उसके एक्टिंग करियर में हेल्प ना करूं या इंटरफेयर ना करूं। जब तक माई मुझे अलाउ नहीं करेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आर्यन ने कहा। अच्छा ये बात है, देव ने कहा और सोफे पर बैठ गया। वैसे भी माही बहुत स्ट्रांग है, वह इन सब से आसानी डील कर लेगी, आर्यन ने कहा। वैसे भैया आपको क्या लगता है ऐसा किसने किया होगा? देव नहीं पूछा। वही जो नहीं चाहता है कि माही फेमस हो और दुनिया के सामने आए, आर्यन ने बस इतना ही कहा। नेहा, देव ने अचानक से ही कहा। वाह देव, मुझे तो लगा था तुम बेवकूफ हो पर तुम तो स्मार्ट निकले, माही ने घर के अंदर आते हुए मजाक में कहा। भाभी मैं तो हमेशा से ही स्मार्ट हूँ, देव ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा। CH74 ब्लैक कॉफी, नेहा, देव ने अचानक से ही कहा। वाह देव, मुझे तो लगा था तुम बेवकूफ हो पर तुम तो स्मार्ट निकले, माही ने घर के अंदर आते हुए मजाक में कहा। भाभी मैं तो हमेशा से ही स्मार्ट हूँ, देव ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा। माही जाकर आर्यन के पास सोफे पर बैठ गई। आर्यन ने उसके सिर को अपने कंधे पर रखा और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। देव को उन दोनों को देखकर अपने लिए एक पार्टनर की कमी महसूस हो रही थी। भाभी आप इतनी रिलैक्स कैसे रह सकती? आपके खिलाफ इंटरनेट पर कितना कुछ हो रहा है, देव ने कहा। तुम क्या चाहते मैं फालतू में टेंशन लूं? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली नहीं हूँ। वैसे भी इंटरनेट पर सिर्फ झूठी अफवाह ही है, कोई प्रूफ तो है नहीं उन सब के पास। मैं बहुत आसानी से ये सब हैंडल कर सकती हूँ, पर इन सब की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और मुझे 2-3 दिन की छुट्टियां भी मिल गई है सेट पर से। मैं सोच रही हूँ आज मैं अच्छे से आराम कर लूँ, कल सब कुछ क्लियर कर दूंगी, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। माही की बात सुन आर्यन मुस्कुरा दिया। उसे पता था उसकी वाइफ बहुत स्मार्ट है। उसने प्यार से माही के बालों पर किस कर लिया। वही देव तो मुंह फाड़े बस माही को ही देखे जा रहा था। वाह भाभी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो फालतू में ही इतनी टेंशन ले रहा था, देव ने कहा। अगली बार से पहले सोचना फिर टेंशन लेना, माही ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं भी जाकर फ्रेश हो जाता हूँ और थोड़ा सा सो भी लेता हूँ। मैंने जब वो न्यूज़ देखी तो मैं सुबह ऐसे ही अभी के घर से भागकर यहाँ पर आ गया, देव ने कहा और अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन ने कहा, माही। माही ने अपनी सिर को उसके सीने पर रखकर कहा, मैं कल सुबह लंदन जा रहा हूँ, बिजनेस की वजह से शायद मुझे वापस आने में 3-4 दिन लग जाए, आर्यन ने कहा। माही ने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद वह पहली बार एक दूसरे से दूर हो रहे थे। आप जल्दी आने की कोशिश करना, मैं आपका इंतजार करूंगी, माही ने कहा। मैं जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म कर लूंगा, फिर तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आगे से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, आर्यन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। माही और आर्यन कुछ देर ऐसे ही सोफे पर एक दूसरे की बाहों में बैठकर बात करते रहे। वही विधि आज ऑफिस आने में 5 मिनट लेट हो गई थी। जब वो अभी के केबिन में उसे आज का शेड्यूल बताने के लिए गई थी तो अभी अपनी चेयर पर बैठा अपना सिर दबा रहा था। कल रात उसने देव के साथ थोड़ी ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से उसका हेड पैन हो रहा था। जब अभी ने विधि को देखा तो उसने कहा, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और जाकर मेरे लिए अपने हाथों से एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। सर मैं आपकी पीए हूँ, कोई केयर टेकर नहीं,
जो आपके खाने पीने का भी ध्यान रखूंगी। विधि ने अभी को घूरते हुए कहा। अभी ने अपना सर ऊपर उठाया और विधि से कहा, मिस विधि, शायद आपको याद नहीं है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी। इसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको अपने बॉस का हर एक आर्डर फॉलो करना होगा। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब आपको आगे क्या करना है। विधि को याद आया, सच में कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये भी लिखा हुआ था। उसने पहले ऐसे ही उसे साइन कर दिया था। उसे कहाँ पता था अभी उसका बॉस होगा। उसने अपना सिर झुकाकर अभी से सॉरी कहा, पर वो मन ही मन अभी को बहुत कुछ सुना रही थी। फिर ना चाहते हुए भी वो अभी के लिए कॉफी बनाने के लिए चली गई। 20 दिन बाद ही विधि कॉफी लेकर केबिन में आ गई। अभी ने कॉफी का एक सीप लिया तो उसे अपने सिर दर्द से थोड़ा बहुत आराम मिला। आज पहली बार उसने विधि के हाथ से बनी कोई चीज टेस्ट की थी। अच्छा है, मेरी वाली को कॉफी बनानी तो आती है, शायद खाना बनाना भी आता ही होगा। अब शादी के बाद कम से कम एक कप अच्छी कॉफी और खाना तो मिलेगा। अभी ने विधि को देखते हुए अपने मन में कहा और मुस्कुराने लगा। अभी को ऐसे बिना किसी बात के मुस्कुराते देख विधि को चिढ़ हो रही थी। उसने कहा, सर क्या अब मैं जाऊं? नहीं, तुम वहां सोफे पर बैठकर अभी मुझे मिस्टर जडेजा वाले प्रोजेक्ट की फाइल तैयार करके दो। अभी ने कहा। विधि ने सोचा, वैसे भी इस पागल बंदर से बहस करने का कोई फायदा तो है नहीं, इससे अच्छा वह बिना कोई बहस के अपना काम करें। वह जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। अभी बस विधि को अपने सामने देखना चाहता था, इसीलिए उसने विधि को यही अपने केबिन में काम करने के लिए कहा था। अभी आराम से चेयर पर बैठकर विधि को देख रहा था। विधि को भी ये महसूस हो रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने मन में सोचा वह जल्दी से अपना काम करेगी और यहाँ से निकल जाएगी। रजावत हवेली हॉल में सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। नंदिनी वहां पर आई और गायत्री जी के पास बैठते हुए उसने कहा, दादी मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जाकर आर्यन भाई से मिलकर आऊं, और देव भाई भी तो अभी उनके साथ ही हैं, मैं उनसे भी मिल लूंगी। वह तो यहाँ पर आते ही नहीं है, पर मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का। तुम ठीक कह रही हो, वह दोनों तो यहाँ पर अब बस ना के बराबर ही आते हैं। देव जो पहले यहाँ पर आता जाता रहता था, जब से आर्यन आया है उसने भी यहाँ पर आना बहुत कम कर दिया। एक बार वह यहाँ पर आए तो सही, मैं उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। गायत्री जी ने थोड़े गुस्से में कहा। ये आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। वैसे भी आपका बड़ा पोता तो हर वक्त बस काम ही काम करता रहता है। उसे लड़की शादी इन सब में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। पता नहीं कब मैं अपने परपोते पोती का चेहरा देख पाऊंगा, या फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। प्रताप जी ने कहा, नहीं पापा, हम इस बार कैसे भी करके आर्यन को शादी के लिए मना ही लेंगे। वह कब तक ऐसे ही अकेला रहेगा? उसके साथ भी तो कोई होना चाहिए जिसे वह अपनी दिल की बात कह सके, जो उसके के साथ हर वक्त रहे। मीरा ने कहा, हम आर्यन से इस बारे में बात करेंगे। और नंदिनी, आप अभी आर्यन के घर पर मत जाइए, क्योंकि वो कल लंदन जा रहे हैं। अपने किसी काम से उन्हें आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, इसीलिए आप उनसे बाद में मिल लेना। गायत्री जी ने कहा, पर दादी यह आपको कैसे पता आर्यन भाई लंदन जा रहे हैं? क्या भाई ने आपको ये बताया? नंदिनी ने कंफ्यूजन में पूछा। सब लोग आए गायत्री जी की तरफ देखने लगे। गायत्री जी एकदम से चुप हो गई, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर उन्होंने कहा, वह हमने आर्यन के ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को रखा है। हमने सोचा अगर उसे कोई लड़की पसंद आएगी तो हम तुरंत की उसकी शादी उससे करवा देंगे। क्या आप लोगों को भी उसके बच्चे देखने हैं? मुझे भी अपने परपोते पोतियों के साथ खेलना है। गायत्री जी ने कहा, वाह माँ, आप तो सबसे आगे निकली है। अगर आर्यन को ये पता चलेगा तो पता नहीं वह क्या करेगा। अमर ने हंसते हुए कहा। सब लोग हंसने लगे, जिसे देखकर गायत्री जी का मुंह बन गया। CH 75 विधि का गुस्सा। वाह माँ, आप तो सबसे आगे निकली है। अगर आर्यन को ये पता चलेगा तो पता नहीं वह क्या करेगा। अमर ने हंसते हुए कहा। सब लोग हंसने लगे, जिसे देखकर गायत्री जी का मुंह बन गया।
वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर एक 25 साल का लड़का खड़ा था। उसके साथ 2 लड़के और एक लड़की भी थी, जिनकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास ही होगी। वह लड़की बहुत क्यूट थी। उसके कर्ली बाल और गालों पर पड़ते डिंपल उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। उसके साथ जो 2 लड़के थे कि वह भी दिखने में हैंडसम थे। एक लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था। दूसरा लड़का इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हूं, पर जब उसे वो नहीं दिखा तो उसने कहा, करण भैया, दीदी कहाँ है? वो नहीं आने वाली है क्या हमें लेने? रोहन बॉस नहीं आ रही है हमें लेने के लिए, वो तुम सबसे कल ही मिलेगी, करण ने उस लड़के से कहा जिसका नाम रोहन है। जिसे सुन रोहन थोड़ा उदास हो गया। रोहन भैया, आप उदास मत हो, वैसे भी कल तो दीदी आएगी ही ना हम सबसे मिलने। उस लड़की ने स्माइल कर कहा। हाँ कीर्ति, पर अगर वह आज मिलने आती तो कितना अच्छा होता ना, रोहन ने कहा। शायद उन्हें कोई जरूरी काम होगा, दूसरे लड़के ने कहा। हाँ भैया, अक्षत सही कह रहा है, हम चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हो और मुझे बहुत भूख भी लगी है, कीर्ति ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, जिसे देख सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है चलो, वैसे भी अगर हमने जल्दी तुम्हारे इस पेट के अंदर कुछ नहीं डाला तो कहीं तुम्हें पागलपंती के दौरे ना आने लग जाए, रोहन ने कीर्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा। कीर्ति गुस्से में उसे घूरने लगी। तुम दोनों घर जाकर झगड़ा कर लेना, अभी हम चलते हैं, वरना अगर दीदी को पता चल गया कि तुम दोनों ऐसे यहाँ पर लड़ने लग गए हो तो वह बहुत नाराज हो जाएगी, अक्षत ने कहा। फिर वो सब लोग कार में बैठकर वहां से चले गए। माही को कॉल आया, उसने देखा तो करण का कॉल था। हेलो बॉस, करण ने कहा। हाँ बोलो करण। बॉस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, आप कब तक आएंगे यहाँ पर? करण ने माही से पूछा। मैं कल सुबह आऊंगी, तब तक तुम सब लोग आराम कर लो, माही ने कहा। उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दी। उसके बाद माही जाकर रूम की बालकनी में बैठ गई। फिर उसे याद आया, उसने अभी तक आर्यन की पैकिंग तो की ही नहीं। वह रूम में आई और आर्यन की जरूरत का हर एक सामान पैक करने लगी। 15 मिनट में ही उसने सारी पैकिंग कर ली। फिर सूटकेस को उसने एक साइड में रख दिया। आज डिनर मैं ही बना लेती हूँ, वैसे भी वो अब कुछ दिन तो बाहर का ही खाना खाने वाले हैं, आज कुछ हेल्दी और टेस्टी सा बनाती हूँ, माही ने सोचो। फिर किचन में डिनर बनाने के लिए चली गई। डिनर करने के बाद माही और आर्यन बालकनी में जाकर बैठ गए। माही आर्यन की गोद में बैठी हुई थी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, या फिर देव या विराज में से किसी को बता देना, आर्यन ने कहा। हम, माही ने कहा। वहां पर जाकर आप सिर्फ काम ही काम मत करना, माही ने मुंह बनाकर कहा है। मेरी बीवी कुछ कहे और मैं ना मानो, ऐसा हो सकता है क्या? आर्यन ने कहा। माही आर्यन को देख मुस्कुराने लगी। ऐसे ही वो लोग बातें करते रहे और जल्दी माही को आर्यन की बाहों में ही नींद आ गई। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर जाकर लेटा दिया। वह भी अपनी साइड जाकर लेट गया और माही को अपनी बाहों में भर प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर सो गया। सुबह आर्यन को छोड़ने के लिए माही उसके साथ एयरपोर्ट पर आई। आर्यन अपने प्राइवेट जेट से जा रहा था। ड्राइवर ने एयरपोर्ट पर कार रोक दी। आर्यन ने देखा माही उदास सी बैठी है तो उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर जल्दी कार से बाहर निकल गए। आर्यन ने माही को अपनी गोद में बैठा लिया। वाइफी, अगर तुम ऐसा फेस बनाकर रखोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर रहकर तुम्हें बहुत परेशान करूंगा, आर्यन ने उसके गाल पर किस कर कहा। माही ने आर्यन की तरफ देखा। अचानक से आर्यन ने अपने होठों को उसके मुलायम होठों पर रख दिया और उन्हें चूमने लगा। वो बहुत ही शिद्दत से उन्हें चूम रहा था। माही भी उसे किस कर रही थी। माही की जब सांसें उखड़ने लगी तब जाकर आर्यन ने माही के होठों को आजाद किया। अब तो कुछ दिन बाद ही मुझे तुम्हारे इन होठों के रस को पीने को मिलेगा, आर्यन ने अपने अंगूठे से माही की होठों को सहलाते हुए कहा। माही को शर्म आने लगी, वो आर्यन के गले लग गई। चलो अब आप जल्दी से जाइए और वापस आइए, माही ने कहा। अपना ध्यान रखना, आर्यन ने कहा और कार से निकल एयरपोर्ट के अंदर चला गया। माही ने एक गहरी सांस ली, फिर वो भी वहां से सीधा राधा निवास चली गई।
विधि अभी के ऑफिस में एक फाइल साइन करवाने के लिए आई। उसने ध्यान नहीं दिया और वो बिना नोक किए ही अंदर आ गई। सामने का नजारा देख उसकी आंख छोटी हो गई। अभी अपनी चेयर के पास एक लड़की के साथ खड़ा था। उस लड़की ने 1 पीस शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसके कपड़े देखकर ही लग रहा था वो यहाँ पर अभी को रिझाने के लिए आई है। उसने अपने मुंह पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था। आवाज सुन अभी और लड़की ने दरवाजे की तरफ देखा। तुम्हें इतना भी नहीं पता किसी के केबिन में आने से पहले डोर नोक करना चाहिए। वैसे अभिमन्यु ये है कौन जो तुम्हारे केबिन में बिना नोक किए ही अंदर आ गई? उस लड़की ने विधि को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। ये मेरी पीए है विधि, अभी ने कहा। मुझे नहीं पता था तुम्हारे ऑफिस में इतने इनडिसिप्लिन लोग भी हैं। विशाखा को विधि पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया था, वरना वो अभिमन्यु के करीब जाने के बारे में सोच रही थी। विशाखा विधि से जिस तरह से बात करना अभी को वो अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ भी कहता इससे पहले ही विधि ने कहा, सॉरी सर, वह मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करवानी है। उसे पता नहीं क्यों पर विशाखा और अभी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। विशाखा को अभी के साथ खड़ा देख उसे बुरा भी लग रहा था। व्हाट एवर, विशाखा ने विधि से कहा। ओके विशाखा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर तुम्हारी पार्टी में आऊंगा, अभी ने कहा। ओके अभिमन्यु, विशाखा ने कहा और अभी के गले लग गई। विधि उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। विशाखा को खुद के गले मिलते देख अभी ने विधि की तरफ देखा जो उन्हें ही घूर रही थी। उसने अपने मन में सोचा, ये तो पहले से ही मुझे गलत समझती है और अब पता नहीं क्या क्या समझेगी। उसने जल्दी से विशाखा को खुद से दूर किया। विशाखा फिर विधि की साइड से निकलकर केबिन से बाहर चली गई। विधि को अभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी जाकर चेयर पर बैठ गया और विधि की तरफ देखकर कहा, मिस विधि, आप बताने का कष्ट करेंगी आप यहाँ क्यों आई थी? CA 76 दीदी के चमचे। विशाखा फिर विधि की साइड से निकलकर केबिन से बाहर चली गई। विधि को अभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी जाकर चेयर पर बैठ गया और विधि की तरफ देखकर कहा, मिस विधि, आप बताने का कष्ट करेंगी आप यहाँ क्यों आई थी? विधि गुस्से में उसके पास गई और फाइल को टेबल पर पटकते हुए कहा, सॉरी सर, मैंने आपके प्राइवेट टाइम में आपको डिस्टर्ब कर दिया, पर ये फाइल मुझे आपसे साइन करवानी थी। अगर आपको अपने बाकी कामों से थोड़ा बहुत टाइम मिले तो इसे साइन कर दीजिएगा। अभी को विधि गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था वह विशाखा से जलेस है। उसने खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। विधि को तो समझ ही नहीं आया कि एक पल में क्या हुआ। लगता है कोई यहाँ पर बहुत जल रहा है। अभी ने विधि के बालों के साथ खेलते हुए कहा, मुझे क्यों जलन होगी भला तुम्हारा? जिसके साथ मन करे उसके साथ रहो, उसके साथ जो करना है वो करो, विधि ने मुंह फुलाकर कहा। अभी को उसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने विधि के सामने हंसने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। वह विशाखा शुक्ला है, मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी। वह मुझे यहाँ पर सिर्फ पार्टी का इनविटेशन देने के लिए आई थी। अभी नहीं विधि के गाल पर किस करते हुए कहा। विधि का गुस्सा अभी की बात सुन शांत होने लगा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसने क्यों ऐसे रिएक्ट किया। तभी उसे एहसास हुआ है वो अभी अभिमन्यु की गोद में बैठी है। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। वह जल्दबाजी में उसकी की गोद से उठने की कोशिश करने लगी कि वो वापस से उसकी की गोद में ही गिर गई। अब तो विधि की सांसें ही अटक गई। विधि को यूं शर्माता देख अभी को बहुत अच्छा लग रहा था। विधि हमेशा से ही उसके सामने किसी जंगली बिल्ली की तरफ से पंजा मारने के लिए तैयार ही रहती थी और आज वह इस तरह से उसके सामने शर्मा रही थी। अभी भी कहा उसे परेशान करने का मौका छोड़ने वाला था। उसने उसके कान के पास जाकर बड़े ही सेक्सी तरीके से कहा, अभी तो तुम बड़े ही आराम से बैठी थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हुआ? विधि को समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या बोले। पहली बार वह किसी ऐसी सिचुएशन में फंसी थी। वह जल्दी से खड़ी हुई और बिना एक बार भी पीछे देखे केबिन से बाहर भाग गई, जैसे उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ गया हो। विधि को ऐसे भागता देख अभी को हंसी आने लगी।
अब तो तुम्हारे दिल में भी हमारे लिए प्यार पनपने लगा है, पर इस बात का एहसास तुम्हें अभी तक नहीं है, पर बहुत जल्दी तुम्हें एहसास भी होने लगेगा। अभी ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। विधि अपनी केबिन में आकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। अभी जो कुछ भी हुआ है वो उसके बारे में सोचने लगी। माही राधा निवास के अंदर गई, तब उसे हॉल में ही सब लोग बैठे दिखे। कीर्ति ने जैसे ही माही को देखा है, भागकर उसके पास गई और उसके गले लगकर कहा, फाइनली दीदी आप आ गई। आई मिस यू अलॉट। माही ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगा लिया। मुझे तो लगा था जब तक तुम्हारे साथ अक्षत है तुम किसी और को मिस ही नहीं करोगी, माही ने कहा। माही की बात सुन कीर्ति को शर्म आने लगी। नहीं दीदी, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, इस दुनिया में आप मेरा सब कुछ है, कीर्ति ने कहा। अक्षय भी माही के पास आया, उसके गले लग गया। कैसे हो तुम? माही ने पूछा। मैं अच्छा हूँ दीदी, अक्षय ने स्माइल कर कहा। रोहन अभी भी अपनी जगह पर ही मुंह फुलाकर बैठा था। देखो तो दीदी, सबसे ज्यादा जल्दी इसे ही थी आपसे मिलने की, और अब देखो कैसे मुंह फुलाकर बैठा है, अक्षत ने रोहन की तरफ देखकर कहा। अक्षत, इनको तो वैसे भी हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वरना वो इतने दिनों तक हमसे मिले बिना नहीं रहती, रोहन ने कहा। माही उसके पास आई और उसके कान पकड़ उसे डांटते हुए कहा, अच्छा बच्चों, अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक बात नहीं करते हो। हाँ दीदी, दर्द हो रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज मेरे कान को छोड़ दीजिए वरना ये बहुत बड़े हो जाएंगे, रोहन ने कहा। उन दोनों को देखकर अक्षत, कीर्ति और करण मुस्कुराने करने लगे। माही ने रोहन के कान छोड़ दिए और मुस्कुराते हुए उसके गले लग कहा, मैं बिजी थी इसीलिए मैं तुम लोगों के पास नहीं आई, वरना मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आई। कीर्ति और अक्षत भी आकर उन दोनों के गले लग गए। तुम सबने लंच किया? माही ने पूछा। दीदी, हमने कर लिया, वैसे भी यहाँ जो आंटी खाना बनाती है वो बहुत ही टेस्टी है, कीर्ति ने अपने होठों पर जीभ फेरकर कहा। दीदी, इसको तो वैसे भी खाना टेस्टी ही लगता है, पेटू कही की, रोहन ने कीर्ति को चिढ़ाते हुए कहा। दीदी देखो ना भैया, कैसे मुझे पेटू कह रहे हैं, कीर्ति ने माही से रोहन की शिकायत करते हुए कहा। तुम इसे परेशान नहीं करोगे? माही ने रोहन से कहा। दीदी, यस अभी भी एक बच्ची है जो हर बार आपके पास मेरी शिकायत लेकर आ जाती है, रोहन ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा तुम लोग वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, मैंने तुम सबको मना किया था ना कि तुम करण को परेशान नहीं करोगे, इस बार भी मुझे लगता है तुम लोगों ने उसे बहुत ज्यादा तंग किया है, माही ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। माही के बात सुन उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। रोहन ने धीरे से कीर्ति और अक्षत कहा, इस दीदी के चमचे से कितनी बार कहा है हमारी शिकायत दीदी से मत किया करे, फिर भी वो हमारी बात नहीं मानता है, इस बार हम सब छोड़ेंगे नहीं इसे। CH 77। अच्छा तुम लोग वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, मैंने तुम सबको मना किया था ना कि तुम करण को परेशान नहीं करोगे, इस बार भी मुझे लगता है तुम लोगों ने उसे बहुत ज्यादा तंग किया है, माही ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। माही के बात सुन उन तीनों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। रोहन ने धीरे से कीर्ति और अक्षत कहा, इस दीदी के चमचे से कितनी बार कहा है हमारी शिकायत दीदी से मत किया करे, फिर भी वो हमारी बात नहीं मानता है, इस बार हम सब छोड़ेंगे नहीं इसे। माही की आंखें उन तीनों को आपस में खुसर पुसर करते देख छोटी हो गई। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, जरा जोर से बोलो ताकि मैं भी सुन सकूं, माही ने उन तीनों को घूरते कहा। कुछ नहीं दीदी, हम लोग तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, अक्षत ने कहा। हाँ दीदी, और हमने करण भैया को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, अगर आपको हम लोगों को यकीन नहीं है तो आप उनसे ही पूछ लीजिए, रोहन ने माही से कहा। माही ने जैसे ही करण की तरह अपना चेहरा किया, पीछे से रोहन करण को अपनी आंखें दिखाकर धमकाने लगा, जैसे कह रहा हो अगर तुमने दीदी के सामने कुछ भी कहा तो मैं दीदी को तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड के बारे में बता देगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में झगड़ा भी करवा दूंगा। करण तो बस रोहन को ही देख रहा था। ये देख माही ने पीछे देखा तो रोहन तुरंत की एक आदर्शवादी बच्चे की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो गया।
रोहन के डराने से बेचारे करण की हालत खराब हो गई। उसने माही से कहा, नहीं बॉस, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया इस बार। करण, तुम इन लोगों से डरना कब बंद करोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। माही ने गहरी सांस लेते हुए कहा। माही की बात उन तीनों का मुंह बन गया। माही जाकर सोफे पर बैठ गई। वह सब भी बैठ गए। तो तुम लोग कब तक कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो? माही ने पूछा। माही की बात सुन वह तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अक्षत ने कहा, वह दीदी, हम लोग सोच रहे थे क्यों ना हम यहीं से ही अपना कॉलेज स्टार्ट करें। हाँ दीदी, फिर आपको भी हम लोग से मिलने के लिए इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। कीर्ति में कहा, नहीं, तुम लोग वापस लंदन जाकर ही अपनी बाकी की स्टडीज कंप्लीट करोगे। माही ने कहा। माही की कही बात से उन तीनों के चेहरे उतर गए। ठीक है, अगर आप भी हमें खुद से दूर करना चाहती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज ही वापस चले जाएंगे, रोहन ने दुखी होते हुए कहा। उन तीनों को पता था माही उन्हें उदास नहीं देख सकती। माही ने कुछ देर इस बारे में सोच फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ आ सकते हो, पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच दीदी, वी ऑल लव यू, उन तीनों ने माही को हक कर कहा। ठीक है फिर करण, तुम सब लोगों के ट्रांसफर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा, तुम सब यही राधा निवास में ही रहोगे। माही ने कहा। दीदी आप परेशान मत होइए, हम किसी भी घर पर रेंट पर रह लेंगे या हॉस्टल में चले जाएंगे। रोहन ने कहा। करण, एक काम करो, तुम इन सबका लंदन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन करवा दो और इन्हें वापस इंडिया मत लेकर आना कभी, वैसे भी ये लोग बहुत बड़े हो गए हैं। माही ने रोहन को घूरते हुए कहा। सॉरी दीदी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। रोहन ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। बस अब अपनी नौटंकी बंद करो। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी पाखी और विधि दीदी हमसे मिलने के लिए कब आएगी? मुझे उनसे भी मिलना है। कीर्ति ने पूछा। अभी वह दोनों थोड़ी बिजी है, पर शायद तुम लोगों से कल मिलने आ सकती है। तुम लोगों को तो पता ही है पाखी तो तुम लोगों से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड रहती है, वो तो पक्का कल सुबह ही तुम लोगों से मिलने आ जाएगी। माही ने हंसते हुए कहा। वैसे रोहन, तुम्हारी हैकिंग कहाँ तक पहुंची? माही ने पूछा। दीदी, मैं दुनिया के टॉप 3 हैकर में से एक हूँ, बस कुछ दिन बाद में टॉप पर भी पहुंच जाऊंगा। रोहन ने खुशी से कहा। बस तुम तीनों ऐसे ही मेहनत करते रहना और एक दिन दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा देना। माही ने कहा। दीदी, क्या हम कल रात पार्टी करने के लिए जा सकते हैं? वह कल मुझे और कीर्ति को रिलेशन में आए 1 साल हो जाएगा। अक्षत ने कहा। माही ने स्माइल कर कीर्ति और अक्षत की तरफ देखा और कहा, तुम लोग लाइफ टाइम ऐसे ही साथ में रहो, पर अगर तुम तीनों पार्टी करना चाहते हो तो तुम्हें कीर्ति की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और वहाँ पर नो ड्रिंक एंड डोंट मेक एनी ट्रबल। ओके दीदी, थैंक्स, अक्षत ने कहा। वैसे दीदी, आप हम सबसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? आपने तो कहा था आप इंडिया जाने के बाद हर 1-2 महीने से हमसे मिलने के लिए आएगी, फिर ऐसा क्या हुआ? रोहन ने पूछा। मुझे तुम सबको कुछ बताना है, माही ने कहा। वह सब भी ध्यान से माही की बातें सुनने लगे। CH 78 फुल। वैसे दीदी, आप हम सबसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? आपने तो कहा था आप इंडिया जाने के बाद हर 1-2 महीने से हमसे मिलने के लिए आएगी, फिर ऐसा क्या हुआ? रोहन ने पूछा। मुझे तुम सबको कुछ बताना है, माही ने कहा। वह सब भी ध्यान से माही की बातें सुनने लगे। मैंने शादी कर ली है, माही ने कहा। एक पल के लिए वहां पर शांति छा गई। दीदी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपने उस पीयूष नाम के गधे से शादी की है तो मैं उसकी जान ले लूंगा, रोहन ने गुस्से में कहा। रोहन, पहले तुम कुछ देर के लिए शांत हो जाओ और दीदी को अच्छे से सब कुछ बताने तो दो। दीदी, आप आगे बोलिए, अक्षत ने कहा। नहीं, मैंने पीयूष से नहीं, मैंने किसी और से शादी की है, माही ने कहा। तो फिर आपने किससे शादी की है बॉस? करण ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मैंने आर्यन सिन्हा रजावत से शादी की है, माही ने एक गहरी सांस लेकर कहा। OMG, क्या आपने एशिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर आर्यन सिन्हा रजावत से शादी की है? कीर्ति ने हैरानी से कहा। हाँ, हमने कुछ वक्त पहले ही शादी की है, माही उन्हें अपने आर्यन के बारे में शॉर्ट में सब कुछ बताने लगी।
मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर दीदी वह तो लड़कियों के साथ बहुत रूडली बात करते हैं। आपसे तो वो अच्छे से बात करते हैं ना? अक्षत ने पूछा। नहीं, आर्यन तो बहुत केयरिंग है और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक मुझे पता है, आर्यन रजावत के बारे में, वह एक सख्त और पूरे एशिया में सबसे पावरफुल इंसान है और आज तक उनका किसी भी लड़की के साथ को भी अफेयर सामने नहीं आया है। पर फिर भी मुझे एक बार उनसे मिलकर उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर कंफर्म करना होगा, रोहन ने अपने मन में ही कहा। माही को भी पता था रोहन उसको लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। जब तक वो खुद से पूरी तरह से शो नहीं हो जाता है, आर्यन पर भरोसा नहीं करेगा, पर उसने भी उसे उसका टाइम दिया। ठीक है, तुम सब अपने सामान को अपने रूम में सेटल कर लो और कल पार्टी से जल्दी घर वापस आ जाना, माही ने उन तीनों से कहा। फिर उसने करण की तरफ देखकर कहा, करण तुम भी यहाँ पर ही रहोगे, मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना है और तुम जल्दी ही इन तीनों का यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दो और ध्यान रखना ये सब अच्छे से अपनी स्टडीज करे, वरना तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके बॉस, करण ने कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम मुझे दीदी बोला करो, फिर भी तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, माही ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। आपको तो पता ही है दीदी, मैं आपको अगर हमेशा दीदी बोलता रहूंगा तो फिर बाकी सबके सामने भी मेरे मुंह से आपके लिए दीदी ही निकलेगा, फिर हमारा प्रोफेशन के लिए ये ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं आपको बॉस बुलाता हूँ, करण ने माही को समझाते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, माही ने कहा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम भी है, माही ने कहा। ठीक है दीदी, पर आपको लेकर जो इंटरनेट पर बकवास हो रही है, आप उन सबको कब तक हैंडल करने के बारे में सोच रही है? आप जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, मुझे लोगों के फालतू कमेंट पढ़कर बहुत गुस्सा आ रहा है, कीर्ति ने थोड़े गुस्से में कहा। हाँ दीदी, आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और जिसने भी ये सब शुरू किया है उसको भी नहीं छोड़ूंगा, रोहन ने कहा। तुम लोग इन सब की टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी इन छोटी मोटी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकती है, तुम अपनी पढ़ाई इस पर ध्यान दो, माही ने कहा, फिर पर वहां से निकल गई। नेहा अपने रूम में बैठकर अपने फोन में माही के खिलाफ लोगों के बुरे और भद्दे कमेंट को पढ़कर खुश हो रही थी। मॉम, मैंने कहा था ना, इस बिच माही को मैं छोड़ूंगी नहीं, अब देखो कैसे हर कोई इसको गालियां दे रहा है इंटरनेट पर, अब तो इसे इस मूवी से भी निकाल दिया जाएगा, नेहा ने हंसते हुए सुमित्रा से कहा, जो उसके पास में ही बैठी थी। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, अच्छा किया तुमने उस माही को उसकी जगह दिखा दी, वो वापस से कपूर मिशन में नहीं आनी चाहिए, मैं नहीं चाहती उसे इस जायदाद में से फूटी कौड़ी भी मिले, सुमित्रा ने नफरत से कहा। आप चिंता मत करिए मॉम, हम इस माही को बर्बाद करके ही रहेंगे, इस बार में इसकी पूरी जिंदगी नर्क ही बनाकर रख दूंगी, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ, नेहा ने डेविल की तरह स्माइल करते हुए कहा। माही वापस से घर आ गई, वह फ्रेश होकर आराम से नीचे गार्डन में बैठ गई। फिर वहीं अपने फोन में अपनी इंस्टा अकाउंट पर जाकर उसके प्रोफाइल पर लोगों के कमेंट पढ़ने लगी। उसके इंस्टाग्राम पर अब तक 1,000,000 फॉलोवर्स हो चुके थे। उसे तो ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी। कमेंट को पढ़कर माही ने खुद से ही कहा, आजकल पता नहीं लोगों का दिमाग कहाँ रहता है, हर किसी चीज पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, पर अब इन सब को चुप करवाने का टाइम आ गया है। फिर गार्डन में से उसने गुलाब के फूल के गमले की एक फोटो ली, फिर अपने इंस्टा अकाउंट में उस फोटो को डालकर नीचे लिखा, आजकल के लोग बिना सिर पैर की बातों पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, मुझे तो वो लोग गंदी हवा की तरह लगते हैं जो हर जगह झूठी और फालतू की अफवाहें फैलाकर एक नए ताजा फूल को खराब करने की कोशिश करते हैं, पर मैं कोई ऐसा वैसा फूल नहीं हूँ, मैं एक ऐसा फूल हूँ जो गंदी हवा को भी साफ कर देता है, माही ने फिर उसे पोस्ट कर दिया। CH79 से 2 लाख फॉलोअर्स। उसने गुलाब के फूल के गमले की एक फोटो ली, फिर अपने इंस्टा अकाउंट में उस फोटो को डालकर नीचे लिखा, आजकल के लोग बिना सिर पैर की बातों पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, मुझे तो वो लोग गंदी हवा की तरह लगते हैं
जो हर जगह झूठी और फालतू की अफवाहें फैलाकर एक नए ताजा फूल को खराब करने की कोशिश करते हैं। पर मैं कोई ऐसा वैसा फूल नहीं हूँ। मैं एक ऐसा फूल हूँ जो गंदी हवा को भी साफ कर देता है। माही ने फिर उसे पोस्ट कर दिया। माही तो पोस्ट करने के बाद आराम से जाकर अपने रूम में सो गई। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी पोस्ट से इंटरनेट पर क्या हो रहा है। जैसे जैसे लोग माही की पोस्ट देख रहे थे, इंटरनेट पर हंगामा शुरू हो रहा था। हर कोई माही रिपोर्ट के नीचे कमेंट कर रहा था। लोग कुछ इस तरह से बातें कर रहे थे। एक फ्रेंड्स, मुझे भी लगता है माही सही कह रही है। हम बिना किसी प्रूफ कैसे किसी पर इल्जाम लगा सकते हैं। यार, मुझे तो इनका लोगों को जवाब देने का तरीका बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता है माही गलत है। मैं तो अब से इनका फैन बनने के बारे में सोच रहा हूँ। 3 माही ने सीधे सीधे ये कहा है कोई उसे टारगेट कर रहा है। 4 वैसे भी इंडस्ट्री में ऐसा होता जिनके पीछे कोई पावर या सपोर्ट ना हो, उन्हें लोग वैसे भी बहुत परेशान करते हैं। शायद माही को भी किसी ने परेशान करने के लिए ये सब किया है। 5 माही मैम, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपकी डांस वीडियो भी देखी है। माही मैम एक नेचुरल ब्यूटी है। वो इंडस्ट्री की सारी एक्ट्रेसेस से कई ज्यादा सुंदर है। जब मैंने उनके लिए ऐसी बातें सुनी तो मुझे लगा शायद वह भी अपनी ब्यूटी को यूज करके ही मूवी में रोल लिया है, पर अब मुझे नहीं लगता है वो ऐसा कुछ भी करती हैं। सॉरी मैम, बिना किसी प्रूफ की हम सब ने आपको बुरा कहा इसीलिए। 6 मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ, जब तक आपके सामने पक्के सबूत ना हो तो किसी भी चीज पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। सभी लोग माही की बात को समझ रहे थे। पता नहीं यह माही का कैसा जादू था जो लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। कुछ लोग तो उसके फैंस भी बन रहे थे। माही को लेकर जो भी बुरी बातें फैली हुई थी वो सब खत्म हो चुकी थी। जब नेहा ने माही की पोस्ट देखी और उस पर लोगों के रिएक्शन पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ है, वह आग बबूला होकर अपने रूम में घूम रही थी। उसके दिल में माही को लेकर नफरत और बढ़ गई। इन सब से बेखबर माही आराम से सो रही थी। वह जब उठी तो शाम हो चुकी थी। उसने अपने फोन पर इंटरनेट पर जाकर देखा तो वहां पर अब उसकी तारीफ ही हो रही थी। लोगों को उसके बात करने का अंदाज सबको बहुत पसंद आ रहा था। हे महादेव, कभी कभी तो मुझे लगता है आपको भी मुझ पर तरस आता है। अब देखिए कैसे मेरे 1,000,000 फॉलोअर सीधे 2,000,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। इसीलिए सब कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। माही ने मुस्कुराते हुए खुद से ही कहा। फिर उसने पाखी को कॉल किया। हाँ बोल मेरी जान, आज तुझे मेरी याद कैसे आई? पाखी ने कॉल उठाकर कहा। अब मैं कहाँ तेरी जान हूँ, तुझे और विधि को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, वरना मुझे लेकर इंटरनेट पर इतना कुछ हो रहा है और तुम लोगों ने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तुम लोगों को तो मेरी टेंशन ही नहीं है। माही ने मुंह बनाकर कहा। अरे मेरी प्यारी माही, मुझे और विधि को अच्छे से पता है तू कैसी है, जो लड़की बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर को भी मिनटों में धूल चटा देती है। उसके लिए ये छोटी मोटी परेशानियां कुछ भी नहीं है। परेशान तो वो लोग होंगे जिन्होंने तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब किया है। पाखी ने हंसते हुए कहा। बस बस अब ये बता तू उन तीनों से मिलने कब जा रही हो? वह तेरा वेट कर रहे हैं, माही ने कहा। अरे यार मैं क्या बताऊँ, आज सुबह से मेरे न्यू फैशन कलेक्शन की वजह से मैं बहुत बिजी हूँ। अभी मैं फ्री हुई हूँ तो थोड़ी देर आराम से बेड पर जाकर सोऊंगी। पाखी ने कहा। फिर तुम आज रात को उन सबसे मिल लेना, माही ने कहा। वह माही, मैं आज नहीं जा सकती, पाखी ने हकलाते हुए कहा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? माही ने पूछा। वह ऋषभ मुझे आज डेट पर लेकर जाएंगे, पाखी ने शर्माते हुए कहा। मुझे तो पता ही नहीं था ऋषभ भैया इतने ज्यादा रोमांटिक भी है। तुम इंजॉय करो, हैव ए नाइस एंड रोमांटिक डेट, माही ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना माही, हर वक्त मुझे परेशान करती रहती हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, पाखी ने कहा और कॉल कट कर दिया। माही बहुत खुश थी कि पाखी को भी कोई केयरिंग पार्टनर मिल गया। CH80 मिस यू। मुझे तो पता ही नहीं था ऋषभ भैया इतने ज्यादा रोमांटिक भी है। तुम इंजॉय करो, हैव ए नाइस एंड रोमांटिक डेट, माही ने हंसते हुए कहा। तुम भी ना माही, हर वक्त मुझे परेशान करती रहती हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, पाखी ने कहा
और कॉल कट कर दिया। माही बहुत खुश थी कि पाखी को भी कोई केयरिंग पार्टनर मिल गया। रात को माही आर्यन से बात करना चाहती थी। वो उसे बहुत मिस कर रही थी, पर उसने सोचा अगर उसने कॉल करके आर्यन को डिस्टर्ब कर दिया तो वह यही सब सोच रही थी कि उसके फोन पर आर्यन का ही कॉल आ गया। उसने तुरंत ही कॉल को उठा लिया। लगता है फोन तुम्हारे हाथ में ही था और तुम मेरे कॉल करने का ही इंतजार कर रही थी, आर्यन ने माही से कहा। हाँ, माही ने धीरे से कहा। फिर तुमने कुछ कॉल क्यों नहीं किया? आर्यन माही से कंफ्यूजन में पूछा। मुझे लगा आप अपना काम कर रही होंगे और मैं कहीं कॉल करके आपको डिस्टर्ब ना कर दूं। माही ने अटकते हुए कहा। तुम मुझे जब चाहे कॉल कर सकती हो। मेरे काम से भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए तुम हो। तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे कॉल कर लेना, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। माही को आर्यन की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। माही जाकर बेड पर लेट गई। उसे ऐसे अकेले बेड पर सोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे आर्यन की आदत सी हो गई। आपने डिनर किया? माही ने पूछा। हाँ, मैंने डिनर कर लिया, बस अभी नहाकर तुमसे बात कर रहा हूँ, आर्यन ने कहा। फिर अचानक से ही उसने कॉल कट कर दिया। माही को ये बहुत ही अजीब लगा, पर तभी आर्यन का वीडियो कॉल आया। उसने जल्दी अपने बालों को ठीक किया और आराम से बेड पर बैठकर कॉल उठाया। आर्यन बेड से टेक लगाकर बैठा था। आपने वीडियो कॉल क्यों किया? माही ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ इसीलिए, आर्यन ने कहा। माही को देखने भर से ही आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। अभी बहुत लेट हो गया, आपको सो जाना चाहिए, माही ने कहा। अब तो तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती है। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोने की आदत हो गई है, आर्यन ने एकटक माही को देखते हुए कहा। उसकी बात सुन माही को शर्म आने लगी। उसने कहा, पर मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ, पर कॉल को ऑन रखना और फोन के कैमरे को अपने सामने करके रख दो, आर्यन ने कहा। माही ने भी ठीक वैसा ही किया। कुछ देर ऐसे ही आर्यन को देखते हुए माही को नींद आ गई और वो सो गई, पर आर्यन तो अब भी माही के मासूम से चेहरे को ही देख रहा था। उसे माही की धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। उसे माही के अपने पास होने का एहसास हो रहा था। माही को देखते हुए उसे भी थोड़ी देर में नींद आ गई। सुबह माही की जब नींद खुली तो उसने देखा पूरी रात वीडियो कॉल ऑन था और आर्यन ने अभी कुछ देर पहले ही कॉल कट किया है, मतलब आर्यन अभी उठ गया है। माही तैयार होकर सेट पर चली गई। सब लोग आज नॉर्मल ही बिहेव कर रहे थे। कोई भी उसी अजीब नजरों से नहीं देख रहा था। माही ने भी किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डायरेक्टर रमेश मिश्रा की नजरों में तो माही के लिए रेस्पेक्ट और भी बढ़ गई। माही उन्हें हमेशा ही इम्प्रेस करती है। गुड मॉर्निंग सर, माही ने रमेश मिश्रा से मुस्कुराते हुए कहा। हेलो माही, सच में तुम आने वाले वक्त की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनोगी, रमेश मिश्रा ने कहा। वो सच में ये मानते हैं कि माही आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल होगी। माही बस मुस्कुरा दी। माही, आज तुम्हारे सारे सीन अनिल के साथ है। तुम अपनी स्क्रिप्ट के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तुम्हें तो पता ही है अनिल एक्टिंग को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम कोई भी मिस्टेक करो, रमेश ने कहा। ओके सर, माही ने कहा और चेंज करने के बाद अपना मेकअप करवाया। फिर वो जाकर एक चेयर पर बैठ गई और अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ने लगी। अनिल ने जब माही को ऐसे ध्यान से अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसे माही की एक्टिंग अच्छी लगती है और माही को अपनी एक्टिंग को लेकर इतना ज्यादा सीरियस रहना उसे बहुत पसंद है, वरना सेट पर जो बाकी एक्ट्रेसेस थी वो तो सिर्फ उस इम्प्रेस करने में ही लगी रहती है। वह माही के पास जाकर खड़ा हो गया। जब माही को महसूस हुआ उसके सामने कोई खड़ा है तो उसने अपना सिर ऊपर उठाया। अनिल को देख वह अपनी चेयर से खड़ी हो गई। गुड मॉर्निंग सर, माही ने अनिल से बड़े ही पोलाइटली तरीके से कहा। अनिल ने बस अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद भी जब माही ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा तब उसने ही माही से कहा, तुम्हें अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देने भी नहीं आती। माही कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। तुमने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा, अनिल ने माही से कहा।
सॉरी सर, मैं भूल गई थी, प्लीज आप बैठिए, माही ने कहा। उसे अनिल की बात बहुत ही अजीब लगी। उसने जहां तक अनिल के बारे में बाहर सुना था, वह किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। वह लड़कियों से तो वह कोसों दूर रहता था। तुम भी बैठ जाओ, अनिल ने कहा। माही भी वापस से अपनी चेयर पर बैठ गई और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। उसने अनिल पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। सेट पर सब लोग हैरानी से माही और अनिल की तरफ देखने लगे, क्योंकि अनिल हमेशा ही सेट पर आते ही अपने रूम में चला जाता और सिर्फ शूट करने के टाइम ही बाहर आता। वह किसी से भी बात नहीं करता सिवाय डायरेक्टर से। लेकिन आज तो 10 सुपरस्टार अनिल महेश्वरी माही के साथ एक नॉर्मल सी चेयर पर बैठा था और माही से बात भी कर रहा। उन दोनों की बातें किसी को सुनाई तो नहीं दे रही थी, पर सारी लड़कियां माही को देखकर बहुत जल रही थी, क्योंकि अनिल हर लड़की का प्रिंस चार्मिंग है। अनिल ने देखा माही उसे इग्नोर कर रही है, तो उसने माही को घूरते हुए कहा, तुम अपने सीनियर की इंसल्ट करने में क्यों लगी रहती हो? माही ने अनिल की तरफ देखा और उससे कहा, सर मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। अगर मैंने अच्छे से सीन को नहीं समझा तो मैं एक्टिंग अच्छी नहीं कर पाऊंगी, और आज तो वैसे भी मेरे सारे सीन आपके साथ ही हैं, इसीलिए मैं बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अनिल को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि माही उससे वैसे ही बात कर रही है जैसे वह बाकी सबसे बात करती है, वरना सब लोग तो सिर्फ उसकी गुड बुक्स में आने के लिए उसकी तारीफ ही करते रहते हैं। उसने मुस्कुराकर माही की तरफ देखकर कहा, तो चलो हम दोनों साथ में ही सीन की प्रैक्टिस करते हैं। वह दोनों एक साथ प्रैक्टिस करने लगे। जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो आज सारे सीन जल्दी ही खत्म हो रहे थे। ब्रेक टाइम में अनिल ने माही से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। आपने भी सर, माही ने मुस्कुराकर कहा। तुम मुझे सर नहीं सिर्फ मेरे नाम से बुलाया करो, अनिल ने कहा। अगर मैं आपको सिर्फ आपके नाम से ही बुलाऊंगी तो कल की न्यूज़ की हेडलाइंस मेरी और आपके ही बारे में होगी, और आपकी फीमेल फैंस तो मुझे छोड़ने वाली नहीं। माही ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो फिर तुम मुझे सबके सामने मुझे सर कहना, पर अकेले में तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगी, अनिल ने कहा। माही को भी अनिल का नेचर बहुत पसंद आया, इसीलिए उसने कहा, ठीक है। फिर वो साइड में जाकर एक चेयर पर बैठ गई और पानी पीने लगी। उसने अपने फोन को उठाया और आर्यन को मैसेज करने लगी, आपने लंच किया? आर्यन उस टाइम कुछ फाइल को पढ़ रहा था। अपना फोन वाइब्रेट होते देख उसने उठाकर देखा तो माही का मैसेज था, जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह जब से यहाँ पर आया था अपने काम को जल्दी करने में ही लगा हुआ था, ताकि वो जल्दी वापस माही के पास जा सके। उसने माही को रिप्लाई किया, नहीं मैं थोड़ी देर में करूँगा, तुमने लंच कर लिया? मैं भी लंच करने के लिए जा रही हूँ, पर आप भी अपना काम छोड़कर पहले लंच कीजिए, बाद में अपना काम करना। माही ने मैसेज भेजा, ओके मैं भी लंच कर लेता हूँ, तुम भी जाकर अपना खाना खा लो, एंड आई मिस यू, आर्यन ने लिखा और साथ में एक इमोजी भी भेजा। आई मिस यू टू, माही ने भी स्माइल करके लिखा। फिर वो लंच करने के लिए चली गई। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।